कैसे तैयारी करने के दौरान जब हमें आंसर लिखना हो तो कब से तैयारी शुरू करें? हर साल लगभग ऊपर के अगर टॉप देखें जीएस के मार्क्स को तो केएसजी के स्टूडेंट्स का आता रहा है, चाहे वो रचित राज का नाम हो या टीना डाबी का नाम हो, सृष्टि जयंत देशमुख का नाम हो। इसके पीछे एक टेक्निक है आंसर राइटिंग की। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है राइटिंग और एक है आंसरिंग। इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए? Hi, this is Dr. Khan from KSG और आज मैं ऐसे प्रश्न के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे तैयारी करने के दौरान जब हमें आंसर लिखना हो तो कब से तैयारी शुरू करें। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है और मेरे ख्याल में ये डिफरेंशिएटर फैक्टर भी है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है कि आपको कहाँ पे कब तैयारी करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए आंसर राइटिंग की। कुछ चीज़ें इसके बैकड्रॉप में है जो मैं अपने इन सारे सालों के अनुभवों के आधार पर बता सकता हूं। बट ये सब बताने से पहले मुझे बहुत फक्र है इस बात पे कहने में कि केएसजी में जब से जीएस के अंदर पैटर्न में चेंज आया है 2013 के बाद से, जो नया पैटर्न 10 सालों का हो गया, उसमें हर साल लगभग ऊपर के अगर टॉप देखें जीएस के मार्क्स को तो केएसजी के स्टूडेंट्स का आता रहा है। अक्सर क्लासरूम के बच्चों को ऐसा देखा गया है कि उनके मार्क्स कंट्री में हाईएस्ट रहे हैं, चाहे वो रचित राज का नाम हो या टीना डाबी का नाम हो, सृष्टि जयंत देशमुख का नाम हो, या फिर और ऐसे नाम हैं जो पूरे क्लासरूम के स्टूडेंट थे जिनको कंट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और ये एक संयोग नहीं हो सकता है, इतनी बार संयोग नहीं हो सकता इतने कम वर्षों में। इसके पीछे एक टेक्निक है आंसर राइटिंग की, जिसको मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं कुछ उसके अंश देना चाहता हूँ। ऑफकोर्स इसमें वक्त लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और अगर इसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि कैसे हम लोग ऐसा कर पाए हैं, कैसे केएसजी के स्टूडेंट्स जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया उनके मार्क्स हाईएस्ट आए हैं। पहले तो ये समझा जाए कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है राइटिंग और एक है आंसरिंग। अब आंसरिंग बोल के भी दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। तो अगर आंसर हम लिख के दे रहे हैं तो आंसर राइटिंग हो जाता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि राइटिंग इज नॉट आंसरिंग। अक्सर जो हम लिख रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जवाब हो, और अगर वो जवाब है तो मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए? मेरे ख्याल में स्किल अक्वायर करने के लिए कोई समय नहीं होता है, और जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। आपको ये बता दूं कि नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जानकारी है, हमारे पास सूचना है, तो हम एक अच्छा आंसर लिख लेंगे। मेरे लिए कुछ ऐसा ही है जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे किचन में खाने की सामग्री है तो खाना तो बना ही लेंगे, गाने के बोल अगर लिख लिए हैं तो गाना तो गा ही लेंगे। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? दोनों में स्किल चाहिए। राइटिंग आंसर इज ऑल्सो ए स्किल, और स्किल को धीरे 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 ही हम बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आंसर राइटिंग में दो चीजें आती हैं, एक होता है उसका कंटेंट और दूसरा होता है उसका एक्सप्रेशन एंड स्किल। बट इन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो है कि आपको समझ आए कि मांगा क्या गया है। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट नहीं होते हैं, और सिर्फ आपकी जानकारी जो है, कई बार क्या मांगा गया है वो भी पता नहीं रहता है। If you're not very clear as to what is being expected of you, how can you answer? मैं एक कोई फ्रेंच डिश का नाम ले लूं आपसे, कुछ स्पेनिश ब्राजीलियन डिश का नाम ले लूं, और आपके पास किचन में वो सारी सामग्री हो तब भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मांगा क्या गया है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरलाइन। दिस इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल फॉर यू टू इंटरलाइज। यूपीएससी सीधे प्रश्न नहीं पूछती है। कई बार तो प्रश्नों के अंदर अगर देखा जाए तो कितने भाग हैं यही समझ में नहीं आता है। प्रश्न के अगर 5 भाग हैं और हमने सिर्फ 3 भाग ही समझा तो आंसर तो 60% पे मिलेगा। 100% समझ करके 100% का अगर आंसर करते हैं तो आपको संभवतः 55-60% मिलता है, और अबाउट 52-53% में कंट्री में टॉप कर जाते हैं आप। तो कितने भाग हैं क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है।
कहाँ पे उस क्वेश्चन में सिंगुलर प्लूरल लगा है? मैं एक उदाहरण के लिए आपको प्रश्न पढ़कर सुनाना भी चाहता हूँ। आप देखें इस क्वेश्चन में कि नॉट मेनी ईयर्स अगो रिवर लिंकिंग वाज अ कांसेप्ट बट इट इज बिकमिंग रियलिटी इन द कंट्री। डिस्कस द एडवांटेजेस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रिवर लिंकिंग एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। डिस्कस द एडवांटेजेस, यहाँ देखें एस लगा रखा है, इसमें प्लूरल है तो ज्यादा एडवांटेज लिखना होगा। एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट नहीं है। बहुत बारीक होते हैं क्वेश्चन। आई थिंक यू रियली अंडरस्टैंड इट नाउ दैट क्वेश्चन में कई बार तो यही पता नहीं लगता कि क्वेश्चन कहाँ है। कई बार कुछ बोलते हैं, क्वेश्चन कहीं और से पूछ लेते हैं। ट्रैप होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन की मांग को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। केजी में हम लोग बहुत इस पर फोकस देते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन का जो लोकस है, सेंटर है, वही पता नहीं लगता है। उसके ट्रैप के आसपास ही बहुत कुछ आप लिख जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको कोई हैंड होल्डिंग कर रहा है, कई बार आपको टोका जा रहा है, एक बार में ठीक भी नहीं हो जाएगा। कई बार क्वेश्चंस मतलब कहीं होता है और पूछा कहीं से जा रहा होता है। मैं एक उदाहरण के लिए पढ़ना चाहता हूं। ड्राउट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिजास्टर इन व्यू ऑफ स्पेशल एक्सपेंस, टेम्पोरल ड्यूरेशन, स्लो ऑनसेट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन वल्नरेबल सेक्शंस। With a focus on the September 2010 guidelines from the National Disaster Management Authority, discuss the mechanism for preparedness to deal with likely El Nino and La Nina fallout in India. अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन की पृष्ठभूमि कहीं है और क्वेश्चन कहीं और है। क्वेश्चन की समझ एक बहुत बड़ी जरूरी चीज होती है। कई बार पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कई बार उसमें कमांड वर्ड्स होते हैं। जैसे किसी को अगर मैंने कह दिया कि डिस्कस कर दो, उसी को कह दो डिस्क्राइब कर दो, उसी को कह दो एलुसिडेट कर दो, नरेट कर दो, इवेलुएट कर दो, एग्जामिन कर दो, अप्रेज कर दो, एनालाइज कर दो, क्रिटिकली एनालाइज कर दो। ये अगर इसमें इनके फ्लेवरिंग चेंज कर दूं तो सारे क्वेश्चन बदल जाते हैं। सूजी एक ही है जिसका आप पता नहीं कितनी सारी सामग्री बना सकते हैं। डोसा से लेकर के उपमा, पता नहीं हलवा और क्या क्या चीज बन सकती है। ट्रीटमेंट के लिए ये सारे कमांड वर्ड बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत काम करते हैं। वन हैज टू बी वेरी कॉन्शियस टू नो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नॉर्मली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसको करने का, इसको समझने का। देखो आप एक चीज तो समझते होंगे कि आपका जो आंसर है उसको इवेलुएट मेरी पीढ़ी करेगी। यू आर नियरली 1/3 ऑफ आवर एज, हमारी जनरेशन जो आपका इवेलुएट करने वाली है। हमारे बीच में हमारे जो बैकग्राउंड, मेरी स्टडी, मेरा एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है आपसे। मैं एक प्रैक्टिकल करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। एक क्वेश्चन लो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख करके उसका जवाब 150 वर्ड में आप लिख दो। जवाब 150 वर्ड में लिखने के बाद जैसे फर्ज कर लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आप लेते हो कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ या डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया। इस क्वेश्चन पे आपने लिखा, 150 वर्ड का आंसर दिया, ऊपर से क्वेश्चन फाड़ दो, गिव इट टू योर फ्रेंड और अपने फ्रेंड से बोलो कि इसका सवाल बनाओ कि इसमें क्या सवाल होगा। जवाब पढ़ करके उसको जवाब नहीं पता है, और ध्यान रहे आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं जिसका बैकग्राउंड, जिसका एजुकेशन, जिसका सब कुछ लगभग आप जैसा ही है, एज, इंटेलेक्ट। वो कई बार आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन का जब बनाते हैं तो बोलते हैं कि रूरल वुमेन प्रॉब्लम, वो बोलते हैं कि एम्पावरमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, वो बोलते हैं कि कई बार तो ऐसा ही बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कई बार ये भी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। देखो कितना बारीक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने उसमें डिस्कस करने के लिए कहा है, रूरल वुमेन के बारे में कहा है, उसके चैलेंजेस के बारे में कहा है। तो अगर आपके फ्रेंड आपके प्रश्न का उत्तर पढ़ करके प्रश्न नहीं बना पाते हैं तो आपके पास बिल्कुल क्लियर विकल्प है, फ्रेंड बदल दें। कुछ अजीब लग रहा है, आप फ्रेंड बदल दें और तब तक फ्रेंड बदलते रहें जब आप उस फ्रेंड तक नहीं पहुंच जाएं, जब कोई फ्रेंड आपका जवाब पढ़ करके वही क्वेश्चन बना दे जो कि आपने लिखा था जवाब में। आप समझ रहे होंगे, आई थिंक यू आर स्माइलिंग ऑल्सो ऑन दिस। प्रॉब्लम आपके फ्रेंड में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अभिव्यक्ति में है, जहां पे उतना स्किल नहीं है। स्किल कैसे आती है? इट कम्स थ्रू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। केजी में हम यही तो करते हैं, कुछ खास नया नहीं करते हैं। वी डोंट बिलीव इन री इन्वेंटिंग द व्हील, वी जस्ट यूज द व्हील। हम बार बार आपसे लिखवाते हैं, बार बार आपको टोकते हैं, बार बार आपको करेक्ट करते हैं, क्यूरेशन हो जाता है एंड यू आर एबल टू रियली प्रोड्यूस ए आंसर विच इज द बेस्ट इन द कंट्री। मुझे याद है रचित राज जो अपने ईयर में उनका रैंक 3rd आया था और उनके जो जीएस के मार्क्स थे वो उस वर्ष
के जो रैंक 1 थे उनसे भी ज़्यादा थे। और मुझे बहुत क्लियर आइडिया है कि ही यूज्ड टू ऑलवेज सिट विथ मी कि कैसे इसको आंसर को ठीक करें। In fact, he used to really make my life difficult to the extent I started praying कि इनका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। He wrote so much. He wrote so much of answers that he finally got there. स्किलिंग करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। डू नॉट वेट दैट कि मेरा इन्फॉर्मेशन इतना हो जाए एक दिन तो एक ऐसा आंसर लिखूं कि डॉक्टर खान भी क्या याद करेंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं और जितना जल्दी शुरू कर देते हैं उतना अच्छा हो जाता है। मेरे को राधिका का याद आता है, वो रैंक 18 आया उनका, इंदौर सेंटर से थी वो। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपना एक टारगेट बना लिया था कि आंसर पीटी के बाद से जब वो लिखने बैठती थी तो उन्होंने एक टारगेट बनाया कि मैं 1 पेन रोज खत्म करूंगी। ऐसा उनका टारगेट था। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है कि उन्होंने 1 पेन रोज का उन्होंने अपना टारगेट बना लिया था कि 1 पेन रोज खत्म करने के बाद ही सोऊंगी। रैंक 18 आया कंट्री में। ऐसा नहीं है कि उनका इंटेलेक्ट बाकियों से कम था या बाकियों से ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने बीट कहाँ कर दिया? अपनी प्रैक्टिस से। एक डायरेक्शन तो पता लग जाती है, डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं आपको। मैं अभी थोड़े समय में आपको जब मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि यही 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, डो रे मी फा सो ला टी। बट डू यू थिंक दैट यू बिकम अ सिंगर बाय दैट? यू हैव टू प्रैक्टिस। और कब से शुरू करें? आई थिंक जितनी जल्दी शुरू करें, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड इसमें प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपका आंसर बेटर होता है। और अ, हमारे एक कलीग हैं मिस्टर अंशुल, वो राधिका के घर गए भी थे उनके सेलिब्रेशन में और राधिका ने उनको दिखाया था एक बॉक्स फुल ऑफ एम्प्टी पेन्स। कैन यू सी दैट व्हाट इट टेक्स टू बी गेटिंग देयर? इट टेक्स दिस मच ऑफ एफर्ट। और केएसजी में खास करके वी डोंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर मोबाइल। वी कैन नॉट एक्चुअली, वी कैन नॉट। ये पहले था जब हमने जब शुरुआती दौर में जब अपना करियर आरंभ किया था मैंने, उस समय ऐसा होता था कि जो जानकारी हमारे पास थी वो किसी और के पास नहीं होती थी और जानकारी दे करके हम लोगों को बीट कर देते थे। लेकिन अब जानकारी का प्रजातांत्रिकरण हो गया है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेयर यू एक्चुअली बीट पीपल इज़ बाय द स्किल दैट यू हैव गॉट। बहुत सारे जो कंट्री में हर साल टॉपर्स आते हैं, आप उनके अंक देखें पीटी में, तो संभवतः उनके इतने अंक नहीं होते हैं कि वो उसको टॉपर कहा जा सके। लेकिन उनके पास जो एक अलग करने वाली डिफरेंशिएटर होती है, वो होती है स्किल। और बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जिसको धीरे-धीरे समय के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं अभी इतना ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपके आंसर को स्पेशल आंसर बनाने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है। और हर आंसर में, क्योंकि आप सोचो एग्ज़ामिनर के पर्सपेक्टिव से एक व्यक्ति बैठा हुआ है सुबह से शाम तक, उसको वही 11, 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। कितना बोरिंग हो जाता होगा उसके लिए। अगर आपने आंसर में वही सब चीज़ें लिखी जो सबने लिखी हैं, तो कहाँ मार्क्स मिलने वाले? और आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि पीटी के पहले आपकी जानकारी का स्तर बहुत अलग होता है। लेकिन मेरा दावा है, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन है और यूपीएससी ने ऊपर के कुछ लोगों को ले रखा है मेंस लिखने के लिए, तो वहाँ पर जब वो आंसर लिखेंगे, तो अगर वो 5 पॉइंट लिखते हैं, तो 3 या 4 पॉइंट कॉमन पॉइंट होते हैं उनके। क्योंकि सोर्स सेम है, इंटेलेक्ट सेम है, एज सेम है, बैकग्राउंड सेम है। तो डिफरेंशिएटर के लिए आपको कुछ-कुछ सिखाया जाएगा। जैसे आपको पिक्टोरियल रेफरेंस बताते हैं, कुछ ग्राफिक बनाएँ। रचित जिनका मैं बार-बार अभी मुझे याद आ रहे हैं वो, उनके पास एक बहुत बढ़िया कला थी कि ही यूज्ड टू ड्रॉ लॉट्स ऑफ डायग्राम। हिमांशु का मुझे ध्यान आ रहा है, वो भी बहुत अच्छे डायग्राम बनाते थे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते थे। तो ये एक डिफरेंशिएटर हो सकता है। कुछ तथ्य डिफरेंशिएटर हो सकते हैं। आपका जो ओपनिंग लाइन है, इंट्रोडक्शन, वो स्पेशल हो सकता है। मेन बॉडी के पॉइंट्स डिफरेंशिएटर हो सकते हैं, कंक्लूजन डिफरेंशिएटर हो सकता है। आप ध्यान रखें, जब आप आंसर लिखें तो इसमें ये तीनों अंग हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जनरेशन जो क्लासिकल जनरेशन है वही इवैल्यूएट करती है और उन्हें ओपनिंग, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन चाहिए। अब ओपनिंग में क्या-क्या चीज़ें हों, कैसे ओपनिंग किया जाए, इसके ऊपर अलग से विस्तार से बताया जाता है। कंटेंट में कौन-कौन सी चीज़ें हों, किस तरह से उनको डिफरेंशिएटर किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए, इसको भी धीरे-धीरे बताया जाता है। और कंक्लूडिंग लाइन जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है और कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उसको भी ज़रूरी है बताया जाए, क्योंकि कई बार आपके पास शुरू में बहुत सारी जानकारी हो तो इंट्रोडक्शन आप बहुत एलाबोरेट कर देते हैं, इतना कि मेन बॉडी के लिए जगह नहीं बचता। जब जगह नहीं बचती है उसके लिए और आप एकाएक, कई बार मैंने देखा है लोगों को क्रैश लैंडिंग करा देते हैं, कंक्लूजन लिखते नहीं है। द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स ओनली आफ्टर रीडिंग द कंक्लूजन, एंड इफ यू हैव ए कंक्लूजन व्हिच इज लाइक दिस, इट्स नॉट अ गुड आइडिया।
You must write a decent conclusion. It's the landing through which the skill of a pilot is noted. I suppose it is very important that you should keep this in mind. So conclusion की प्रैक्टिस करें आप. और बहुत बार मैं चाहता हूं कि कुछ लोग तो अगर आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं और उनको कंक्लूजन में दिक्कत आ रही है, forget everything, write a few conclusions. Forget everything, write a few introduction. Forget introduction and conclusion, write the main body, write the points that you are going to write in that answer. ये सारे skills हैं बेटा जो धीरे धीरे आपको समझाया जाता है, and I'm sure it is possible to do it. और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको आंसर राइटिंग के स्किल की जरूरत है तो तैयार हो जाए बहुत सारे आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि कोई भी आंसर, किसी का भी बढ़िया आंसर पहली बार में नहीं आता है. योर फर्स्ट गुड आंसर is already sitting on a heap of very bad answers. Your first answer sits on a heap of 300 writings. उसको आंसर नहीं बोलता हूं मैं. जब 300 राइटिंग्स आपके एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो पहले आंसर का जन्म होता है. एंड आई थिंक फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट काउंटिंग एज आंसर राइटिंग कितनी करें. तो इन शॉर्ट, इफ आई कैन कंक्लूड दिस डिस्कशन हियर, आंसर राइटिंग कब से शुरू करें? मेरे ख्याल में आज की रात बहुत शुभ है, आज की रात से शुरू करें. दूसरा, आप कंटेंट का वेट मत करें, क्योंकि आंसर में दो चीजें होती हैं आंसर राइटिंग में. एक होता है कंटेंट और एक ही होता है कंटेंट. दूसरा जो बड़ा पार्ट है उसका स्किल. अगर आपने सुर साध लिया है, कुछ गाने के कुछ बोल अगर आप भूल भी गए हैं, गुनगुना भी देंगे तो तालियां बजेंगी. और अगर आपके पास सुर नहीं है, स्किल नहीं है, तो चाहे कितने अच्छे बोल हो, आई थिंक उस पर तालियां नहीं बजती हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. और जरूर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिनके नाम मैंने अभी लिए, वो क्लास में बैठे हुए बाकियों के साथ कॉमन बच्चे थे. सबको मैंने एक ही स्किल दिया था, सबको मैंने एक ही जानकारी दी थी, बट डिफरेंशिएटर इज कि उन्होंने उस पर रियाज किया. सो एक जो बॉटम लाइन है इस पूरे डिस्कशन का वो ये कि स्किल इज अक्वायर्ड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. सूचना को ट्रांसफर किया जा सकता है, स्किल को अक्वायर किया जाता है. सो इफ यू स्टार्ट अक्वायरिंग द स्किल एंड हैव effective mentorship with experience who can possibly tell you that, hey, here is the note going wrong, here is something which is missing, here is something that you can add, I suppose you are in very safe hand. And this examination is now evolved to a stage where not only content, skill of expression is very important. And I'm sure you can do it. You will be in very safe hands. My best wishes.